guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we'll discuss about the novel Dr. Faustus by Christopher Marlowe. And guys, we'll discuss about the introduction to the author Christopher Marlowe, introduction to the play Dr. Faustus. Also we'll discuss about the main characters, we'll discuss about the summary, themes and the symbols. सो ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे और इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अगर आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखी तो आप लोगों को डॉक्टर फॉस्टर्स नॉवल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस प्ले। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर, और इसके ऑथर कौन है? क्रिस्टोफर मार्लोव। सो गाइज, क्रिस्टोफर मार्लोव बॉर्न इन 1564 इन द टाउन ऑफ कैंटरबरी। 1564 में क्रिस्टोफर मार्लोव का जन्म हुआ कैंटरबरी में। एजुकेटेड एट किंग्स ग्रामर स्कूल इन कैंटरबरी, देन इन 1581 वेंट टू द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सो गाइज देखो, इन्होंने जो अपनी शुरुआती पढ़ाई की वो किंग्स ग्रामर स्कूल से करी, जो कि कैंटरबरी में ही था। उसके बाद ये 1581 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए पढ़ने के लिए। एंड गाइज, हिज फर्स्ट प्ले टेम्बरलेन वॉज पब्लिश्ड इन 1587 विच ब्रॉट हिम कॉन्स्टेंट रिकग्निशन। सो गाइज देखो, इनका जो फर्स्ट प्ले था वो टेम्बरलेन था और ये 1587 में पब्लिश हुआ। और इस प्ले के बाद जो क्रिस्टोफर मार्लोव है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। मतलब इस नॉवल ने इन्हें कॉन्स्टेंट रिकग्निशन, बहुत नाम दिलवाया, नेम फेम मिल गया इस नॉवल के बाद इन्हें काफ़ी। हिज पोएम हीरो एंड लैंडर वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड बाय हिम एंड कंप्लीटेड बाय जॉर्ज चैम्पमैन। सो गाइज देखो, इनकी जो ये पोएम थी हीरो एंड लैंडर, ये अनफिनिश्ड रह गई थी, पूरी नहीं हो पाई थी, इनकी मौत हो गई थी उससे पहले। और इनकी मौत के बाद ये जो पोएम थी ये जॉर्ज चैपमैन ने फिनिश की। सो गाइज, मार्लोव्स लाइफ वाज अब्रप्टली कट शॉर्ट एट द एज ऑफ 29 ईयर्स इन 1593। सो गाइज देखो, 29 ईयर्स की उम्र में ही जो ये मार्लोव थे इनकी डेथ हो गई थी 1593 में। बहुत कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। एंड डिफरेंट वर्जन्स ऑफ हिज डेथ हैव बीन गिवन बाय डिफरेंट राइटर्स। सो गाइज देखो, ये इतनी जल्दी इनकी मौत के ऊपर जो अलग अलग राइटर्स हैं वो अलग अलग रीजंस देते हैं। कुछ कहते हैं इन्होंने सुसाइड कर लिया था, कुछ कहते हैं कि किन्हीं और ऑथर्स के कारण इनकी डेथ हो गई थी। मतलब इनकी डेथ के लिए अलग अलग वर्जन्स देते हैं अलग अलग राइटर्स, ऑथर्स। इनकी डेथ किस वजह से हुई उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न हमें नहीं पता है। एंड गाइज, मार्लोव हैड प्रोड्यूस्ड एटलीस्ट 4 ग्रेट प्लेस। तो गाइज देखो, इनकी मौत 29 ईयर्स की उम्र में ही हो गई थी, मतलब काफ़ी छोटे थे जब ये इनकी मौत हुई। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने 4 ग्रेट प्ले हमें दिए हैं। 4 काफ़ी बड़े प्ले इनके हैं और उसमें से एक है डॉक्टर फॉस्टर्स, जिसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो गाइज, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस प्ले के बारे में। सो द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स इज मार्लोव्स सेकंड प्ले। सो गाइज देखो, ये डॉक्टर फॉस्टर्स जो है, इसका पूरा नाम द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स है और ये मार्लोव का सेकंड प्ले है। प्रोड्यूस्ड ऑन स्टेज इन 1588 इन इंग्लैंड। सो गाइज देखो, 1588 में ये फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुआ स्टेज के ऊपर इंग्लैंड में। एंड इट इज़ अ ड्रामेटाइज्ड स्टोरी ऑफ द लाइफ एंड द डेथ ऑफ अ मिडीवियल स्कॉलर हु सेल्स हिज सोल टू द डेविल। तो गाइस देखो, ये स्टोरी किस बारे में? बेसिकली एक ड्रामा है लाइफ और डेथ के बारे में, एक मिडीवियल स्कॉलर की, और स्कॉलर का नाम क्या है? फोस्टस। उसकी लाइफ और डेथ का एक ड्रामा है ये, जो अपनी सोल को बेच देता है डेविल को। मतलब जो ये स्कॉलर है फोस्टस, ये अपनी सोल को बेच देता है डेविल मेफिस्टोफिलिस और ल्यूसीफर जो है उनको बेच देता है। उसी के बारे में ये पूरा प्ले है। एंड गाइज, फोस्टस गेट्स टायर्ड ऑफ साइंस लिमिटेड नॉलेज। मतलब जो फोस्टस है ना, वो साइंस की लिमिटेड नॉलेज से थक चुका है कि मतलब अब वो हर चीज़ सीख चुका है। एज दे कैन नॉट फुलफिल हिज एम्बिशन ऑफ अनलिमिटेड पावर। सो गाइज देखो, जो साइंस है उससे हम लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड पावर ही में मिल सकती है। लेकिन जो डॉक्टर फोस्टस है वो उसे सारी नॉलेज हो चुकी है और वो इन सब चीज़ों से फेडअप हो चुका है, और ये जो नॉलेज है वो उसको अनलिमिटेड पावर नहीं दिला पा रही है। इसीलिए ही टर्न्स टू द मैजिक एंड कॉल्स मेफिस्टोफिलिस विद हुम ही साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट। और इसीलिए वो ब्लैक मैजिक सीखता है और मेफिस्टोफिलिस एक डेविल को बुलाता है जिसके साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो हम समरी में डिस्कस करेंगे। एंड गाइज, दिस प्ले हैज़ अ प्रोलोग, अ शॉर्ट एपिलोग एंड 5 एक्ट्स। गाइज देखो, इस प्ले में एक प्रोलोग है, एक शॉर्ट एपिलोग है और 5 एक्ट्स हैं। जो एक्ट 1 है उसमें 4 सीन्स है, जो एक्ट 2 है उसमें 2 सीन्स है, जो एक्ट 3 है उसमें 1 सीन है, और जो एक्ट 4 है उसमें 5 सीन है, और एक्ट 5 में 3 सीन्स हैं। सो गाइज, कोरस एंटर्स 3 टाइम्स इन द प्ले एंड प्रोवाइड्स बैकग्राउंड नॉलेज। सो गाइज देखो, इस प्ले में जो कोरस है वो 3 टाइम एंटर होती है और हमें बैकग्राउंड नॉलेज बताती है कि मतलब क्या चल रहा है उस टाइम पर। सो ये तो हो गया गाइज इस प्ले का इंट्रोडक्शन। नाउ विल डिस्कस अबाउट द मेन कैरेक्टर्स। सो गाइस, सबसे पहला कैरेक्टर आता है फॉस्टस। फॉस्टस जो है वो इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है, जो कि एक मिडीवियल स्कॉलर है।
वही अपनी सोल को बेचता है डेविल्स को। देन वाल्डस वाल्डस और कॉर्नेलियस जो है ये डॉक्टर फॉस्टस इसके फ्रेंड हैं और ये दोनों मैजिशियन हैं और यही दोनों फॉस्टस को बोलते हैं कि हाँ तुम ब्लैक मैजिक सीख सकते हो, मैजिक तुम्हारी जो चाह है अनलिमिटेड पावर पाने की वो पूरा करने में हेल्प करेगी। देन वैगनर जो ये वैगनर है ये डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट है। देन क्लॉन जो ये क्लॉन है ये वागनर का सर्वेंट है और ये जो है कॉमिक रिलीफ बेसिकली हम ऑडियंस को प्रोवाइड करता है। जब हम एक्ट वाइज सीन वाइज डिस्कस करेंगे तो इसका मेन रोल हम समझ पाएंगे बिकॉज ये कंप्लीट समरी है, इसमें इतना ज़्यादा क्लोन की इंपॉर्टेंस नहीं है। देन रॉबिन एंड राफ ये जो है ये गाइस ऑस्लर होते हैं। देन लूसीफर जो है वो प्रिंस ऑफ डेविल्स का राजा है, हेल का रूलर है, जो नर्क है जो हेल है उसका ये रूलर है। देन मेफिस्टोफिलिस जो है वो एक डेविल होता है और ल्यूसीफर का सर्वेंट है और यही फोस्टस से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है और 24 ईयर्स के बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है फोस्टस की सॉल लेने के लिए भी यही आता है। देन गुड एंजल जो है गाइस ये एक स्पिरिट है जो फोस्टस को फोर्स करती है कि तुम रिपेंट करो और भगवान से माफ़ी मांगो और भगवान के पास वापस आ जाओ, रिटर्न टू द गॉड और ब्लैक मैजिक में इंडल्ज मत हो, मत पढ़ो ये सारी बुक्स। और जो एविल एंजल है वो भी एक स्पिरिट होती है और वो बेसिकली अपोजिट है गुड एंजल के। जो गुड एंजल कहती है उसकी अपोजिट वो कहती है। देखो गुड एंजल कहती है फोस्टस को कि गॉड के पास आ जाओ, जबकि जो एविल एंजल है वो फोस्टस को बोलती है कि नहीं तुम ब्लैक मैजिक पढ़ो, इस तरीके की चीज़ें में इंडल्ज हो। सो एविल एंजल जो है वो फोस्टस को रीज़न देती है कि तुम्हें गॉड के पास वापस क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों रिपेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ब्लैक मैजिक तुम्हारी जो अनलिमिटेड पावर्स पाने की चाह है उसे पूरा करेगा। इस तरीके से वो फोस्टस को समझाती है। देन पोप, सो गाइज देखो पोप जो है हेड ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च होता है, पॉलिटिकल फिगर इन यूरोप। देन ड्यूक ऑफ वैन होल्ट, जो ये ड्यूक ऑफ वैन होल्ट है ये जर्मन नॉबलमैन है जर्मनी का। देन बेल्जीबब भी एक डेविल होता है। देन कॉरस तो आप लोगों को पता ही है, एक ओल्ड मैन भी एंटर होता है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे माइनर कैरेक्टर्स इस प्ले में हैं। गाइज नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस समरी विच इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आप लोग समझना चाहते हैं। तो गाइज देखो दिस प्ले ओपन्स विद द स्पीच ऑफ कोरस सबसे पहले एंटर होती है और वो हमें इंट्रोड्यूस कराती है फोस्टस से कि फोस्टस का जन्म एक गरीब फैमिली में होता है जर्मनी में, और जर्मनी में एक टाउन होता है रोडस, वहाँ पर इसका जन्म होता है। And guys, later on, Faustus went to Wittenberg, brought up by her relatives, made rapid progress in theological studies. Guys, देखो जब ये Faustus बड़ा हो जाता है ये विटनबर्ग जाता है और विटनबर्ग में इसकी जो देखभाल है सारी इसके रिलेटिव्स करते हैं और वहाँ पर ये थियोलॉजिकल स्टडीज़ में इंडल्ज हो जाता है। ये पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करता है थियोलॉजिकल स्टडीज़ में और इसी कारण ही गॉट स्कॉलरशिप अडोन्ड बाय हिज रिसर्चेस, रिसीव्ड डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ डिविनिटी। देखो ये इतना इंटेलिजेंट था कि इसने डॉक्टरी की डिग्री ले ली है। सो गाइस देखो बिकॉज ऑफ हिज एक्सीलेंस इन दिस फील्ड ही डेवलप्ड एन इंटेलेक्चुअल प्राइड। इसके अंदर एक प्राउड आ जाता है, घमंड सा आ जाता है कि हाँ मतलब मैं इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, इतनी ज़्यादा एक्सीलेंस मुझे इस फील्ड में मिली है। एंड हिज प्राइड वेंट बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट्स एंड ही ट्राइड टू ओवर रीच हिमसेल्फ। कि मतलब जो इसका प्राइड है, जो इसकी ईगो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो नॉर्मल लिमिट से बाहर जाना चाहता है, बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट्स। की मतलब भगवान हमें जितना परमिट करते हैं कि हाँ हम इतने तक ही लिमिटेड चीज़ें हैं, यहाँ से ऊपर हम नहीं जा सकते। देखो जैसे कि इकैरस था, इकैरस जो है वो बहुत ऊंचाई पर जाना चाहता था और इसीलिए वो उड़ते उड़ते इतना ऊपर चला जाता है कि वो सन के नज़दीक पहुँच जाता है, जहाँ पर जाकर उसके जो पंख होते हैं वो जल जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर फोस्टस है कि वो इतना ज़्यादा ऊपर जाना चाहता है, नॉर्मल लिमिट के बाहर ही जाना चाहता है, उसको भी यहाँ पर इकैरस से हम कंपेयर कर सकते हैं। और ये जो उसकी नॉर्मल लिमिट से ऊपर जाने की चाह है ना, यही उसका ट्रैजिक फेट का रीज़न बनती है। सो गाइज इसको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए थी, इसीलिए ही इंडल्जेड इन द ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस। की मतलब इसे अनलिमिटेड पावर्स चाहिए थी और इसीलिए ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो जाता है। एंड देन फोस्टस इज शॉन फ्रस्ट्रेटेड विद द वेरियस फील्ड्स ऑफ नॉलेज। देखो जो फोस्टस है ना वो नॉलेज की इन सभी फील्ड से थक चुका है कि उसने डॉक्टरी भी सीख ली है, थियोलॉजी भी सीख ली है, हर चीज़ की उसे नॉलेज हो गई है, इसीलिए वो पढ़ाई करके और इन सब नॉलेज से थक चुका है जो उसे लिमिटेड पावर दिला रही हैं। सो गाइस देखो ही इज अट्रैक्टेड टू लॉजिक बट इन दिस ही अटेन्ड ग्रेट प्रोफिशिएंसी। सो देखो ये लॉजिक में पहले अट्रैक्ट हुआ था लेकिन उस फील्ड में इसने बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंसी अटेन कर ली है। नाउ ही टर्न्स टू मैजिक एज मैजिक विल नॉट ओनली ब्रिंग हिम वेल्थ बट पावर एंड ग्लोरी ऑल्सो। पहले वो लॉजिक में इंडल्ज था जिसमें उसने काफ़ी सारी मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज ले लिया, अब वो और ज़्यादा नॉलेज कहाँ से ले,
क्योंकि जो ये लॉजिक है ये उसको लिमिटेड पावर दिला रहा है, इसीलिए अब वो मैजिक में इंडल्ज हो जाता है, बिकॉज मैजिक उसे अनलिमिटेड पावर दिलाएगा। मैजिक सिर्फ उसे वेल्थ ही नहीं बल्कि पावर और ग्लोरी और उसका नेम फेम भी दिलवाएगा। और इसीलिए जो डॉक्टर फोस्टस अपना माइंड सेट कर लेता है कि अब वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होगा, एंड ही ऑर्डर्स हिज सर्वेंट वैगनर टू गो एंड रिक्वेस्ट हिज फ्रेंड वेल्डस एंड कार्निलस टू विजिट हिम। इसीलिए जो ये डॉक्टर फोस्टस है ये अपने सर्वेंट वैगनर को भेज देता है अपने फ्रेंड्स वेल्डस और कार्निलस के पास कि जाओ तुम उन्हें बुला कर लाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है, उन्हें बोलो कि फोस्टस उनसे मिलना चाहता है। सो गाइज वैगनर गोज, वैगनर वहाँ से जब चला जाता है, देन गुड एंजल एंड एविल एंजल अपीयर। उसके बाद ये गुड एंजल और एविल एंजल अपीयर होती हैं, एंड जो गुड एंजल है वो फोस्टस को बोलती हैं नॉट रीड द बुक्स ऑफ मैजिक, कि तुम मैजिक बुक्स मत पढ़ो बट टू स्टडी द स्क्रिप्चर्स, कि स्क्रिप्चर्स पढ़ो और गॉड में ध्यान लगाओ अपना सारा। बट एविल एंजल encourages फोस्टस टू स्टडी मैजिक एंड टू बिकम एज पावरफुल ऑन द अर्थ एज द गॉड इन द स्काई। सो एविल एंजल देखो यहाँ पर उसे पार का लालच दे रही है कि हाँ तुम भगवान जितने शक्तिशाली हो सकते हो, जितना भगवान आसमान में स्काई में शक्तिशाली है, पावरफुल है, उतने ही पावरफुल तुम अर्थ पर हो सकते हो। इसीलिए वो एनकरेज करती है फोस्टस को कि तुम ब्लैक मैजिक की ये बुक्स पढ़ो। सो गाइज देखो दीज टू एंजल्स रिप्रेजेंट टू एस्पेक्ट ऑफ फोस्टस हिमसेल्फ। देखो गाइज जो ये एंजल्स है ना, जो ये एंजल्स बोल रही हैं, ये बेसिकली हमें फोस्टस का जो माइंड है वही रिप्रेजेंट कर रही हैं कि फोस्टस के माइंड में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्शन चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके माइंड में कि वो गुड के साथ रहे या एविल के साथ जाए। और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो मैजिक के साथ ही जाएगा, बिकॉज जो मैजिक है वो उसे पावर और प्लेजर दोनों ही चीज़ें दिलवाएगा। एंड देन हिज फ्रेंड्स कम, कि मतलब जो वैगनर गया था वेल्डस और कार्निलस को बुलाने, वो दोनों आ जाते हैं। एंड फोस्टस डिटरमाइंड्स टू साइड एविल एंजल एंड स्टडीज मैजिक विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स। सो गाइज देखो फोस्टस के जो ये दोनों फ्रेंड्स थे ये मैजिशियन होते हैं ऑलरेडी, और ये भी फोस्टस को बोलते हैं कि हाँ जो मैजिक है वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेगा, और इसीलिए अपने फ्रेंड की हेल्प से मैजिक बुक पढ़ना स्टार्ट कर देता है। सो गाइज एट नाइट फोस्टस conjures टू समन मेफिस्टोफिलिस। देखो जो ये मेफिस्टोफिलिस है ये एक डेविल है, और रात को ये जो फोस्टस है मतलब इसने अच्छे से अब ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस कर ली है, और इसीलिए ये बुलाता है, समन करता है मेफिस्टोफिलिस को, इस डेविल को बुलाता है रात को, और मेफिस्टोफिलिस इसके सामने अपीयर हो जाता है। सो जो ये फोस्टस है ना ये उसको देखकर बहुत ज़्यादा बुरा सा महसूस करता है कि मतलब उसकी अपीयरेंस इतनी गंदी लगती है इसको। इसीलिए जो फोस्टस है, फोस्टस कमांड्स और ऑर्डर्स हिम टू गो बैक एंड रिटर्न इन द गाइस ऑफ एन ओल्ड फ्रांसिस्कन फ्रायर एज इट डज नॉट वांट टू सी हिम इन हिज रियल शेप विच इज़ टू अगली टू बी टॉलरेटेड। कि मतलब वो ऑर्डर करता है मेफिस्टोफिलिस को कि जाओ और वापस आओ अपना ये हुलिया बदल कर, और तुम अपने आप को डिस्गाइज करके आओ एज एन ओल्ड फ्रांसिस्कन फ्रायर। एंड गाइज ही ओबेड एंड फोस्टस फील्स विद प्राइड। सो गाइज देखो जो ये मेफिस्टोफिलिस था वहाँ से चला जाता है और अपने आप को डिस्गाइज करके आता है एज फ्रांसिस्कन फ्रायर। सो जो फोस्टस था वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके अंदर एक अलग ही प्राइड आ जाता है कि हाँ उसकी बात मानी जा रही है। एंड देन फोस्टस वांट्स हिम टू प्रॉमिस दैट ही विल सर्व फोस्टस ड्यूरिंग हिज होल लाइफ एंड कैरी आउट ऑल ऑफ हिज कमेंड्स। सो गाइज उसके बाद जो ये फोस्टस है इस चीज़ से बहुत खुश होता है, उसके अंदर प्राइड आ जाता है, और इसीलिए वो बोलता है मेफिस्टोफिलिस को कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि पूरी मेरी ज़िंदगी भर तुम मेरी सर्विस में रहोगे, और जो भी मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा, कमांड्स दूंगा, तुम उन्हें फुलफिल करोगे। सो गाइज मेफिस्टोफिलिस एक्सप्रेसेस हिज इनएबिलिटी टू डू सो विदाउट द ऑर्डर ऑफ ल्यूसीफर। सो गाइज देखो यहाँ पर जो मेफिस्टोफिलिस है वो बोलता है कि वो अपने मास्टर ल्यूसीफर की परमिशन के बिना ऐसा नहीं कर सकता है, बिकॉज ल्यूसीफर उसके मास्टर है और जो ल्यूसीफर बोलते हैं वही वो करता है। तो यहाँ पर फोस्टस उसे बोलता है कि फिर तुमने मेरी ये बात क्यों मानी जब मैंने तुम्हें बोला कि अपने आप को डिस्गाइज करके आओ। देन मेफिस्टोफिलिस एक्सप्लेन्स दैट द सर्वेंट ऑफ ल्यूसीफर, मतलब जो ये मेफिस्टोफिलिस है, सर्चेस फॉर द पीपल हु डिसाइड्स टू रिनाउंस गॉड, कि ये उन लोगों को ढूंढते हैं जो गॉड को रिनाउंस करते हैं, गॉड को मानने से मना कर देते हैं, या स्क्रिप्चर्स और क्राइस्ट को मानने से मना कर देते हैं। और यहाँ पर जो फोस्टस है वो वैसा ही एक बंदा है, इसीलिए मेफिस्टोफिलिस उसका ये वाला ऑर्डर फुलफिल करता है। लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हारी ये बात कि तुम्हें लाइफ टाइम सर्व करूँ, तुम्हारी सर्विस में रहूँ, ये ल्यूसीफर की परमिशन के बिना मैं नहीं कर सकता हूँ। एंड देन जो मेफिस्टोफिलिस है वो बताता है फोस्टस को that how Lucifer once an angel fall from heaven and become the ruler of all evil spirits। किस तरीके से जो ल्यूसीफर थी वो एक एंजल थी और हेवन में रहती थी, लेकिन एक दिन जो है वो हेवन से गिरा दी जाती है और वो यहाँ पर आकर सभी एविल स्पिरिट्स का रूलर बन जाता है, मतलब वो डेविल वर्ल्ड का, मतलब हेल का रूलर बन जाता है। सो गाइस देखो जब ये ल्यूसीफर के बारे में बताता है मेफिस्टोफिलिस हेवन वगैरह के बारे में, तो फोस्टस पूछता है कि हेवन आखिर है क्या।
सो फोस्टस की इस पूछने वाली बात पर जो मेफिस्टोफिलिस है उसे बताता है कि हेवन प्रोवाइड्स ग्रेटेस्ट ब्लिस, कि हेवन जो है वो ग्रेटेस्ट ब्लिस हमें प्रोवाइड करता है, और एब्सेंस ऑफ हेवन इज हेल, कि जहाँ पर हेवन नहीं है वो सभी जगह हेल है। एंड वंस अ पर्सन इज कंडम्ड टू हेल ही कैन नेवर कम आउट ऑफ इट, और एक बार जो बंदा हेल में चला गया वो कभी उससे बाहर नहीं आ सकता। और मेफिस्टोफिलिस क्या कहता है कि जहाँ पर भी वो जाता है वो जगह हेल बन जाती है, मतलब वेयर एवर मेफिस्टोफिलिस गोज ही कैरीज दी हेल विद हिम, कि जहाँ भी वो जाता है वो अपने साथ हेल को लेकर जाता है। और इनडायरेक्टली यहाँ पर जो मेफिस्टोफिलिस है वो फोस्टस को बेसिकली डराने की कोशिश करता है, और उसकी जो सोल है, फोस्टस की जो सोल है उसमें एक डर पैदा करने की कोशिश करता है। एंड देन गाइस जो फोस्टस है वो मेफिस्टोफिलिस को बोलता है कि ठीक है तुम जाओ अपने मास्टर ल्यूसीफर के पास और उसको पूछ कर आओ कि मतलब मैं अपनी सोल तुम्हें सरेंडर करना चाहता हूँ एक कंडीशन पर। और वो कंडीशन क्या है कि मेफिस्टोफिलिस तुम मुझे पूरे 24 साल तक सर्व करोगे, मेरी सर्विस में रहोगे, जो भी मैं तुम्हें बोलूँगा वो सारी कमांड्स तुम फुलफिल करोगे, उसके बदले में 24 ईयर्स के बाद तुम्हें अपनी सोल दे दूंगा, मतलब 24 साल बाद तुम मेरी सोल को कहीं पर भी ले जाना, हेल में ले जाना, जो करना हो करना, लेकिन उससे पहले पूरे 24 साल तुम मेरी सर्विस में रहोगे, मेरी सारी डिमांड्स पूरी करोगे। सो गाइज देन मेफिस्टोफिलिस लीव, उसके बाद मेफिस्टोफिलिस जो है वो वहाँ से चला जाता है। एंड फोस्टस इज डिबेटिंग इन हिज माइंड वेदर ही शुड रिमेन विद द गॉड और गो टू डेविल। सो गाइज देखो यहाँ पर जो फोस्टस है वो दोबारा से डिबेटिंग मूड में है, कि मतलब उसके माइंड में दोबारा से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि उसे गॉड के साथ रहना चाहिए या डेविल के साथ जाना चाहिए। एंड दिस इनर कॉन्फ्लिक्ट इज सिम्बलाइज्ड बाय गुड एंजल एंड एविल एंजल। सो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, सिमिलरली यहाँ पर इसके माइंड का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये गुड एंजल और एविल एंजल से सिम्बलाइज किया जाता है। मतलब जो गुड एंजल है वो फोर्स करती है फोस्टस को कि तुम गॉड की साइड ही रहो और स्क्रिप्चर्स पढ़ो और क्राइस्ट की तरफ रहो, जबकि जो एविल एंजल है वो दोबारा से उसे वेल्थ और ऑनर का प्रॉमिस करती है, इस तरीके से उसे टेम्प्ट करने की कोशिश करती हैं। एंड गाइज गुड एंजल आस्क हिम टू थिंक ऑफ हेवन एंड हेवनली थिंग्स, कि जो गुड एंजल है वो हेवन और हेवनली थिंग्स के बारे में सोचने के लिए बोलती है फोस्टस को, वाइल एविल एंजल टेम्प्ट्स हिम विद द प्रॉमिस ऑफ वेल्थ एंड दी ऑनर, कि तुम्हें जो ये ब्लैक मैजिक है कितना ज़्यादा वेल्थ और ऑनर दिलवा सकता है। सो गाइज मेंशन ऑफ वेल्थ टेम्प्ट्स फोस्टस एंड रिजेक्ट्स द गुड एंड एक्सेप्ट्स द एविल। सो देखो जो ये वेल्थ और ये ऑनर वाला जो वर्ड मेंशन हुआ ना, ये फोस्टस को टेम्प्ट कर लेता है। फोस्टस इस वर्ड से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और इसीलिए वो गॉड को रिनाउंस कर देता है, मतलब गुड एंजल को रिजेक्ट कर देता है और एविल एंजल के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। So guys, then Mephistopheles returns and informs him that Lucifer agreed and Faustus will have to write the agreement in his own blood. So guys देखो उसके बाद जो Mephistopheles है वो वापस आता है और बताता है कि जो ल्यूसीफर है उसने उसका ये प्रपोजल जो कॉन्ट्रैक्ट फोस्टस दे रहा है वो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन एक शर्त है ल्यूसीफर की भी कि जो फोस्टस है उसको ये पूरा अग्रीमेंट अपने ब्लड में लिखना होगा। ही विल हैव टू राइट द अग्रीमेंट इन हिज ऑन ब्लड। सो गाइज देखो यहाँ पर गॉड फोस्टस को रोकने की कोशिश कर रही हैं कि वो एविल की साइड ना जाएं, बिकॉज व्हेन फोस्टस राइट्स द अग्रीमेंट ब्लड कंजील्स एंड मेफिस्टोफिलिस मेल्ट इट विद द बर्निंग कोल्स, की मतलब जब फोस्टस लिखता है ना ये अग्रीमेंट तो फोस्टस का जो ब्लड है वो कंजील मतलब जम जाता है। सो मेफिस्टोफिलिस उसका ब्लड मेल्ट करने के लिए बर्निंग कोल्स का यूज़ करता है। और गाइज सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था उसके हाथ पर लिखा आ जाता है कि मैन रन अवे अपीयर्स ऑन हिज आर्म, कि मतलब जब वो ये कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा था, अग्रीमेंट लिख रहा था, उसके हाथ पर उसकी आर्म पर ऐसा लिखा आता है मैन रन अवे। सो गाइज फोस्टस इज कन्फ्यूज्ड वेयर ही शुड रन बिकॉज गॉड विल नॉट एक्सेप्ट हिम, सो ही डिसाइड्स टू इग्नोर टू डाइवर्ट हिज माइंड मेफिस्टोफिलिस अरेंजेस एंटरटेनमेंट। सो गाइज देखो फोस्टस कन्फ्यूज हो जाता है, पजल हो जाता है कि कहाँ जाना चाहिए उसे, वेयर ही शुड रन, क्योंकि गॉड जो है वो तो उसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस वार्निंग को इग्नोर करेगा और वो डेविल के साथ मतलब एविल साइड चला जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। सो गाइस ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद जो फोस्टस है उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए जो मेफिस्टोफिलिस है उसके लिए कुछ एंटरटेनमेंट अरेंज करता है। कुछ डेविल्स आते हैं उसके सामने, उसको क्राउन्स देते हैं, रिच गारमेंट्स देते हैं, कपड़े देते हैं महंगे महंगे, और मतलब इस तरीके से वो फोस्टस को टेम्प्ट करते हैं कि हाँ मतलब अब फोस्टस उनकी साइड आ गया तो वो भी फोस्टस को थोड़ा खुश कर रही हैं। गाइस उसके बाद जो मेफिस्टोफिलिस है वो अश्योर करता है फोस्टस को कि वो डेविल्स को कभी भी बुला सकता है, उसकी मर्जी है, उसकी विल है, जब वो चाहे डेविल्स को बुला सकता है, डेविल्स उसके सामने अपीयर हो जाएंगे। एंड देन मेफिस्टोफिलिस रीड्स द अग्रीमेंट and the bond and says that Faustus will not suffer because of the contract and there is no life after the death.
सो उसके बाद जो मेफिस्टोफिलिस है वो इस बॉन्ड को पढ़ता है, अग्रीमेंट को पढ़ता है और फोस्टस को बोलता है दैट फोस्टस विल नॉट सफ़र बिकॉज इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो लाइफ है वो फोस्टस को डेथ के बाद नहीं मिलेगी। देयर इज़ नो लाइफ आफ्टर द डेथ फॉर फोस्टस, क्योंकि फोस्टस ने डेविल्स के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। सो गाइज देन फोस्टस आस्क मेनी क्वेश्चंस टू मेफिस्टोफिलिस। सो गाइज देखो उसके बाद जो फोस्टस है वो मेफिस्टोफिलिस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछता है और वो दोबारा से हेल के बारे में पूछता है कि आखिर हेल है क्या। एंड मेफिस्टोफिलिस टेल्स हिम that hell is not a name of any particular place or a region but it's a condition in which one feels torture. So guys उसके बाद मेफिस्टोफिलिस बताता है फोस्टस को कि हेल जो है वो किसी पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं है। हेल तो एक कंडीशन है जिसमें एक बंदे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। दैट पर्सन फील टॉर्चर, पर्सन तो नहीं, जो सोल होती है उसको टॉर्चर किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर मेफिस्टोफिलिस उसको हेल के बारे में बताता है। लेकिन जो फोस्टस है उसके माइंड में यही चलता रहता है कि आखिर हेल जो है वो है क्या। एंड देन फोस्टस सेज दैट द आइडिया ऑफ हेल इज ओनली अ मिथ एंड डेविल सेज दैट ही मे होल्ड दैट व्यू टिल एक्सपीरियंस चेंजेस हिज माइंड। सो फोस्टस क्या कहता है कि हेल का जो ये आइडिया है ये तो सिर्फ एक मिथ है, इसीलिए जो डेविल्स हैं वो बोलते हैं फोस्टस को वेट करना चाहिए जब तक वो एक्सपीरियंस ना कर ले इस चीज़ को। जब वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेगा उसे पता लग जाएगा कि आखिर हेल है क्या। एंड गाइज उसके बाद जो फोस्टस है, फोस्टस आस्क मेफिस्टोफिलिस फॉर अ वाइफ। फोस्टस मेफिस्टोफिलिस को एक वाइफ के लिए बोलता है एंड मेफिस्टोफिलिस उसे बोलता है कि फॉरगेट अबाउट द मैरिज, शादी करने की क्या ज़रूरत है। हैव अ न्यू मिस्ट्रेस एवरी नाइट, तुम्हें हर रात को एक न्यू मिस्ट्रेस मिल जाएगी, तुम्हें शादी करने की क्या ज़रूरत है। एंड देन मेफिस्टोफिलिस प्रॉमिसेस फोस्टस दैट एवरी नाइट he'll get a woman of his own desire, कि जिस विमेन को वो चाहेगा हर रात मेफिस्टोफिलिस उसे वो एक विमेन ला देगा। सो इस तरीके से फोस्टस के दिमाग में जो शादी का आइडिया आता है मेफिस्टोफिलिस उस आइडिया को ही ख़त्म कर देता है। एंड देन मेफिस्टोफिलिस गिव्स हिम अ बुक ऑफ मैजिक। उसके बाद जो मेफिस्टोफिलिस है वो एक मैजिक बुक दे देता है फोस्टस को कि किस तरीके से जो फोस्टस है वो अपनी ग्रेट पावर को सिर्फ ह्यूमन बींग्स पर ही नहीं बल्कि हर एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकेगा। और बोलता है कि तुम इस बुक को पढ़ लेना, उसके बाद तुम हर चीज़ पर मैजिक को अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइज देन सेवरल ईयर पासेस, कुछ साल बीत जाते हैं एंड फोस्टस इज शोन हैविंग एन इनर कॉन्फ्लिक्ट। कुछ सालों बाद फोस्टस के माइंड में दोबारा से ये इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता है और इस इनर कॉन्फ्लिक्ट को दोबारा से गुड एंजल और एविल एंजल के थ्रू शो किया जाता है। सो गाइज देखो यहाँ पर जो फोस्टस है ना, ही इज़ रिपेंटिंग फॉर हिज कॉन्ट्रैक्ट विद डेविल एंड कर्सिंग मेफिस्टोफिलिस। यहाँ पर फोस्टस अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिपेंट कर रहा है, पछता रहा है कि उसने डेविल्स के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर लिया। एंड ही कर्सेस मेफिस्टोफिलिस, मेफिस्टोफिलिस को कोसता है कि उसकी वजह से वो उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। एंड गाइज वंस अगेन गुड एंजल एंड द एविल एंजल अपीयर। उसके बाद दोबारा से गुड एंजल एंड एविल एंजल आती है और दोनों ही उसे अपनी अपनी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं, गुड एंजल गॉड की तरफ और एविल एंजल डेविल्स की तरफ। सो गाइज उसके बाद जब ये एंजल्स चली जाती हैं फोस्टस सोचता है कि अब तो रिपेंट करना इम्पॉसिबल है, रिपेंट करना अब तो पॉसिबल है ही नहीं। एंड देन फोस्टस रियलाइजेज दैट ही इज़ बियॉन्ड द रिपेंट, की अब तो वो रिपेंट वाली उस सिचुएशन से बाहर आ चुका है। लेकिन फिर भी वो रिपेंट करने की कोशिश करता है एंड ही अपील्स टू क्राइस्ट टू सेव हिम। एंड देन एंग्री ल्यूसीफर अपीयर्स एंड रिब्यूक्स हिम फॉर ट्राइंग टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। सो गाइस देखो जब ये फोस्टस माफ़ी मांगता है, क्राइस्ट के सामने जाता है, रिपेंट करता है, तो गुस्से में आता है ल्यूसीफर उसके सामने और उसे बोलता है कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की हिम्मत कर रहे हो। कि मतलब वो फोस्टस को बहुत ज़्यादा डरा देता है ल्यूसीफर। और ल्यूसीफर के साथ साथ वहाँ पर बेल्जीबब और मेफिस्टोफिलिस भी आ जाते हैं और ये तीनों ही वार्न करते हैं फोस्टस को कि तुम गॉड के बारे में मत सोचो एंड थिंक ओनली ऑफ द डेविल, तुम सिर्फ डेविल के बारे में सोचो, अब तुम गॉड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हो। एंड गाइज देन द ल्यूसीफर समन्स 7 डेडली सिंस टू एंटरटेन फोस्टस। सो गाइज देन जो ल्यूसीफर है वो 7 डेडली सिंस को इन्वाइट करता है फोस्टस को एंटरटेन करने के लिए। गाइस देखो जो ये 7 डेडली सिंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आ भी जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन। सो इसके ऊपर अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं अलग से पूरी एक वीडियो बना दूंगी, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो 7 डेडली सिंस कौन कौन से हैं? प्राइड, कॉवेचियसनेस, राथ, एनवी, स्लॉथ, ग्लूटनी एंड द लेचरी। Each describes itself and its disposition. So guys देखो ल्यूसीफर इन 7 डेडली सिंस को बुलाता है और ये हर डेडली सिंस अपने आप को डिस्क्राइब करता है और इसकी डिस्पोजिशन क्या है उसको भी डिस्क्राइब करता है।
उसके बाद गाइज एंटर होती है कोरस, एंड कोरस एंटर्स एंड इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फोस्टस हैज़ बीन लर्निंग द सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड हैज़ असेंडेड टू द टॉप ऑफ द ओलंपस माउंटेन एंड ही हैज़ ट्रेवल्ड थ्रू आउट द यूनिवर्स। सो गाइज उसके बाद कोरस आती है ओपनिंग सीन में थर्ड एक्ट के, और थर्ड एक्ट के ओपनिंग सीन में जो ये कोरस आती है हमें बताती है कि जो फोस्टस है उसने एस्ट्रोनॉमी के बारे में काफ़ी सारे सीक्रेट सीख लिए हैं और वो ओलंपस माउंटेन पर भी जाकर घूमकर आ चुका है। सो इस तरीके से जो फोस्टस है वो पूरे यूनिवर्स में घूम लेता है, सभी प्लैनेट्स पे घूम लेता है। एंड गाइज आफ्टर सीइंग द टाउन्स ऑफ ट्रिविलस, नेपलस, वेनिस एंड पाडुआ ही अराइव्स इन रोम। सो गाइज देखो इन सब प्लेसेस पर घूमकर अब जो फोस्टस है वो आ गया है रोम में। और गाइज रोम में आने के बाद जो फोस्टस है मेफिस्टोफिलिस को बोलता है कि मुझे इनविजिबल कर दो, और जो मेफिस्टोफिलिस है वो इनविजिबल कर देता है उसे, बिकॉज जो फोस्टस है वही बोलता है ऐसा करने के लिए। और यहाँ पर इनविजिबल होने के बाद जो ये फोस्टस है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स करता है पोप के ऊपर, मतलब पोप का बेसिकली वो मजाक बनाने की कोशिश करता है। प्लेज अ फ्यू ट्रिक्स ऑन दी पोप, और वो क्या करता है, ही स्नैचेस अवे द डिशेस, पोप के आगे से डिशेस खींच लेता है, ड्रिंक्स ले लेता है उसके हाथों में से, और तो और वो पोप के कानों पर भी मारता है, कभी उसके कान खींचता है। सो इस चीज़ से जो पोप है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड ही ऑर्डर्स द फ्रायर्स टू परफॉर्म अ रिचुअल। सो गाइस इस चीज़ से गुस्सा होकर जो पोप है वो अपने फ्रायर्स को ऑर्डर करता है कि तुम एक रिचुअल परफॉर्म करो, एंड दे कॉल डाउन अ कर्स ऑन द सिनर हु हैज़ हैड द ऑडेसिटी टू ऑफेंड द पोप। और वो जो फ्रायर्स हैं वो एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं और कर्स करते हैं उस इंसान को, उस सिनर को, जिसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो पोप को ऑफेंड कर रहा है, पोप को गुस्सा दिला रहा है। सो गाइस फोस्टस को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, फोस्टस इस बात से चिढ़ जाता है, एंड एट द एंड ऑफ द रिचुअल मेफिस्टोफिलिस एंड फोस्टस बीट द फ्रायर्स, कि मतलब जो रिचुअल पोप फ्रायर्स के थ्रू परफॉर्म करवा रहा था वो रिचुअल जब ख़त्म होने वाला होता है तो फोस्टस और मेफिस्टोफिलिस दोनों ही इन सब फ्रायर्स के सर पर मारते हैं, हिट करते हैं इन्हें, एंड थ्रोज फायर वर्क्स अमंग दैम, उनके बीच में कुछ पटाखे वटाखे फेंक देते हैं और उनको मारते पीटते हैं। ये सीन ये पोप के पैलेस में करके आते हैं। एंड गाइज देन फोस्टस फेम स्प्रेड्स फार एंड वाइड। सो गाइज इस तरीके से जो ये फोस्टस है इसका जो फेम है, इसका जो नाम है वो दूर दूर तक फैल जाता है, एंड ही इज़ इन्वाइटेड बाय द एम्परर। तो गाइज देखो फोस्टस का फेम दूर दूर तक फैल जाता है और उसे बहुत लोग इन्वाइट करने लग जाते हैं। तो एक दिन फोस्टस को इन्वाइट करता है एम्परर, और जब ये फोस्टस इस एम्परर के पैलेस में जाता है तो ये एम्परर फोस्टस को बोलता है कि तुम मेरे सामने अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी जो ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस थी थायस, उसकी स्पिरिट लेकर आओ, उसकी स्पिरिट को समन करो। सो गाइज इस एम्परर के कोर्ट में एक नाइट होता है, और ये जो नाइट है ये फोस्टस की पावर को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करता है, और ये फोस्टस के बारे में बोलता है कि फोस्टस तो एक जगलर है, मतलब ऐसे ही मजाक वजाक करता है। तो गाइस फोस्टस इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है कि नाइट उसका मजाक उड़ा रहा है, और वह नाइट को बोलता है कि वो नाइट के साथ जल्दी ही डील करेगा, ही विल सून डील विद हिम फॉर हिज आइसोलेंस, की जिस तरीके से वो फोस्टस से बात कर रहा है ना ये नाइट, उसका बदला फोस्टस लेगा। सो गाइस फोस्टस मेफिस्टोफिलिस को बोलता है अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस थाइस की स्पिरिट्स लाने के लिए, और जो ये मेफिस्टोफिलिस है ऐसा कर देता है फोस्टस के बोलने के बाद। तो इस बात से जो ये एम्परर होता है इस वंडर स्ट्रक, ये एक तरीके से चौंक जाता है उन दोनों को देखकर, और वो क्या कहता है दैट दे आर नॉट द स्पिरिट्स बट द ट्रू सब्सटेंशियल बॉडीज ऑफ दोज टू डिसीज प्रिंसेस। तो गाइज एम्परर ये बोलता है और उसके बाद जो स्पिरिट्स थी वो वहाँ से चली जाती हैं। देन जो फोस्टस है वो अपना बदला लेने के लिए जाता है नाइट के पास, और उसकी लिटिल फाइट हो जाती है नाइट के साथ, और जो ये फोस्टस है फोस्टस उसके सर पर 2 सींग उगा देता है अपने मैजिक के थ्रू, काले जादू के थ्रू। जो ये फोस्टस है इस नाइट के सर पर 2 सींग उगा देता है, और उसके बाद जो ये नाइट है वो फोस्टस को बोलता है कि तुम मेरे सर से ये सींग हटा दो, लेकिन फोस्टस नहीं हटाता है। लेकिन फिर जो एम्परर है वो भी नाइट के बिहाफ पर प्लीड करता है फोस्टस से कि तुम हटा दो, ये सींग रिमूव कर दो, और उसके बाद जो फोस्टस है वो हटा देता है उन सींगों को, और वार्न करता है नाइट को कि स्कॉलर्स लोगों के साथ आगे से रिस्पेक्टफुली पेश आना, स्कॉलर्स लोगों के साथ इस तरीके से बात मत करना। सो गाइज ये सीन हो जाता है, एंड नियर द एंड ऑफ 24 ईयर्स फोस्टस कम बैक टू द विटनबर्ग। सो गाइज देखो उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि 24 साल पूरे होने वाले हैं, थोड़ा ही टाइम बचा है, और फोस्टस जो है वो विटनबर्ग में वापस आ जाता है जो कि उसका ओरिजिनल प्लेस था स्टार्टिंग से ही। एंड देन हिज सर्वेंट वैगनर रियलाइजेज दैट द एंड ऑफ हिज मास्टर इज क्लोज्ड बट पजल्ड टू। सो गाइज देखो उसके बाद जो फोस्टस का सर्वेंट होता है वैगनर, इसे रियलाइज़ होता है कि इसके मास्टर फोस्टस का अंत जो है वो करीब आ गया है, एंड बहुत नज़दीक आ गया है, बिकॉज फोस्टस ने अपनी सारी प्रॉपर्टी वैगनर के नाम कर दी थी, वैगनर को दे दी थी, बट वैगनर जो है वो पजल्ड भी होता है
और वो पजल्ड क्यों होता है, वो कंफ्यूज क्यों होता है, बिकॉज जो फोस्टस है उसे पता है कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ, उसके बाद भी वो अच्छे अच्छे खाने खा रहा है, फीस्टिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग इंजॉय कर रहा है। तो इस चीज़ से जो वैगनर है वो पजल्ड है कि उसे पता है मैं मरने वाला हूँ फोस्टस को, फिर भी वो इंजॉय कर रहा है। बड़ा अजीब आदमी है। एंड देन एन ओल्ड मैन एंटर्स एंड स्कोल्ड्स फोस्टर्स एंड आस्क हिम टू रिपेंट। सो गाइस देखो, उसके बाद एक ओल्ड मैन आता है और वो फोस्टर्स को डांटता है फॉर हिज विकेड एंड सिंफुल वे ऑफ लाइफ एंड फॉर हिज अलायंस फॉर द डेविल, कि फोस्टर्स ने अपनी ज़िंदगी को क्या बना दिया और उसने डेविल्स के साथ जो ये अलाय बनाया था, ये बॉन्ड किया था, उसके लिए ये ओल्ड मैन डांटता है फोस्टर्स को और वो समझाता है फोस्टर्स को कि अभी भी टाइम है, तुम क्राइस्ट के पास जाओ, गॉड के पास जाओ, माफ़ी मांगो, सीक द मर्सी फ्रॉम द क्राइस्ट, क्योंकि सिर्फ एक वही है जो तुम्हें माफ़ कर सकते हैं। बट गाइज फोस्टर्स फाइंड्स दैट रिपेंटेंस इज इम्पॉसिबल, बिकॉज उसके बाद वहाँ पर मेफिस्टोफिलिस भी आ जाता है और मेफिस्टोफिलिस उसे डराता है, धमकाता है, उसे धमकियाँ देता है दैट ही विल बी टोन टू पीसेस, कि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, इस तरीके से मेफिस्टोफिलिस बोलता है उसको। एंड गाइज देन मेफिस्टोफिलिस से फोस्टर्स क्या बोलता है, टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या हम इस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते हैं, मैं इसको अपने ब्लड में दोबारा से लिखने के लिए तैयार हूँ। एंड देन सेज दैट ही शुड टॉर्चर ओल्ड मैन हु एडवाइजेज हिम। सो गाइज देखो, उसके बाद जो मेफिस्टोफिलिस है, जब फोस्टर्स उसको बोलता है ये बॉन्ड रिन्यू करने के लिए, कि फोस्टर्स अपने ब्लड में इसको दोबारा लिखने के लिए तैयार है, तो मेफिस्टोफिलिस उस पर गुस्सा करता है, उसे डराता है, धमकियाँ देता है और उसके बाद ये जो फोस्टर्स है वो बोलता है कि मुझे मत डांटो, बल्कि तुम उस ओल्ड मैन को टॉर्चर करो जो मुझे ये सारी एडवाइसेस दे रहा था। सो गाइस मेफिस्टोफिलिस सेज दैट इट्स इम्पॉसिबल फॉर हिम बिकॉज हिज फेथ इन गॉड इज सो ग्रेट, और इसीलिए मेफिस्टोफिलिस उसे टच तक नहीं कर सकता, उसकी सोल को टच तक नहीं कर सकता। एंड देन गाइस फोस्टर्स रिक्वेस्ट मेफिस्टोफिलिस टू ब्रिंग हिम हेलन द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। सो गाइस उसके बाद फोस्टर्स रिक्वेस्ट करता है मेफिस्टोफिलिस को कि हेलन को मेरे पास ले आओ। हेलन जो है गाइस वो मोस्ट ब्यूटीफुल विमेन थी, उसके ऊपर ही वॉर भी हुआ था, ट्रोजन वॉर, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो इलियड, वो पूरी फाइट जो थी वो ट्रोजन वॉर जो था वो पूरा हेलन की वजह से हुआ था। ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि इसने युद्ध करवा दिया था इतना बड़ा। अगर आप लोगों ने इलियड पढ़ी होगी तो आपको हेलन के बारे में ज़रूर पता होगा। सो गाइस इसीलिए फोस्टर्स रिक्वेस्ट करता है मेफिस्टोफिलिस से कि हेलन को ला दो मेरे सामने, सो दैट आई मे गेट लॉस्ट इन द प्लेजर ऑफ मेकिंग लव टू हर, कि मतलब ताकि मैं उसके प्यार में खो जाऊँ। एंड गाइस फोस्टर्स फाइंड्स, सो गाइस उसके बाद जो मेफिस्टोफिलिस है वो हेलन की स्पिरिट को ला देता है फोस्टर्स के सामने। एंड गाइज व्हेन फोस्टर्स फाइंड्स हिम फेस टू फेस विद ब्यूटीफुल हेलन, he goes into the state of ecstasy. He kisses her and thinks that the kiss has made him immortal. क्या सोचता है कि जो हेलन को वो किस कर रहा है, ये किस उसे इमोर्टल बना देगी, कि मतलब वो कम्प्लीटली हेलन के प्यार में खो जाता है। एंड गाइज उसके बाद जो ये ओल्ड मैन है, ये ओल्ड मैन दोबारा से एंटर होता है और वो फोस्टर्स से बातें करता है और ये फोस्टर्स को एडवाइस करता है कि ब्लैक मैजिक छोड़ दो और गॉड की तरफ चले जाओ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। सो गाइज इस बार जो डेविल्स हैं, मतलब मेफिस्टोफिलिस जो है वो ओल्ड मैन को टॉर्चर करता है, उसको टॉर्चर करने की कोशिश करता है और ओल्ड मैन जो है ही थिंक्स दैट दिस टॉर्चर इज अ टेस्ट ऑफ हिज लॉयल्टी टू गॉड, कि ये टॉर्चर जो डेविल कर रहे हैं उसके ऊपर, ये तो उसकी लॉयल्टी टेस्ट हो रही है गॉड के लिए, कि उसका गॉड में कितना ट्रस्ट है, कितना लॉयल है वो गॉड के लिए। कि मतलब गाइस हमें ये पता लग रहा है कि फोस्टर्स जो है वो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ था कि उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया डेविल्स के साथ, और जबकि यहाँ पर ओल्ड मैन है वो इतना ज़्यादा लॉयल है गॉड के लिए। सो गाइज इन द लास्ट सीन फोस्टर्स इज़ फीलिंग मिजरेबल। सो गाइज लास्ट सीन में आकर जो फोस्टर्स है वो मिजरेबल फील करता है, वो अपने स्कॉलर्स फ्रेंड के साथ बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल यहाँ पर फील करता है। एंड ही टेल्स हिज स्कॉलर दैट हिज एंड इज़ नियर, और वो अपने स्कॉलर फ्रेंड्स को क्या बताता है कि उसका जो अंत है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, बिकॉज अब सिर्फ 1 घंटा बचा है और रात को जो मेफिस्टोफिलिस है और जो डेविल्स है वो आएंगे और उसकी सोल को हेल में ले जाएंगे, बिकॉज उसने एक बहुत बड़ा पाप किया है। ही हैज़ कमिटेड दिस सिन ऑफ रिनाउंसिंग द गॉड, कि उसने गॉड को रिनाउंस किया है और इसीलिए रात को डेविल्स आ जाएंगे और उसकी जो ये सोल है उसे हेल में ले जाएंगे। सो गाइस उसके बाद जो फोस्टर्स है वो रोना चाहता है, ही वुड लाइक टू वीप, लेकिन जो डेविल्स हैं वो उसे रोने तक नहीं देते हैं और वो अपने हाथों को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, गॉड की प्रेयर करना चाहता है, लेकिन जो डेविल्स है वो उसके हाथ तक नहीं जुड़ने देते हैं, मतलब डेविल्स डज नॉट अलाउ हिम टू होल्ड हिज हैंड। और उसके बाद वो अपने स्कॉलर्स फ्रेंड को बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, बिकॉज अब मेरा अंत बहुत नज़दीक आ गया है, और सभी स्कॉलर्स वहाँ से चले जाते हैं गाइज। और उसके बाद अब सिर्फ आधा घंटा रह जाता है। सो गाइज फोस्टर्स विशेस मैनी थिंग्स टू हैपन टू प्रिवेंट हिज डैमेनेशन। सो गाइस फोस्टर्स जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें चाहता है कि हो जाए ताकि उसका ये डैमेनेशन ना हो, कि प्लैनेट्स मूव करना बंद कर दें, सन शाइन करना बंद कर दे, जिसकी वजह से मिडनाइट होगी ही नहीं, इस तरीके की वो चीज़ें सोचता है। एंड ही ट्राइज टू थिंक ऑफ गॉड,
बट द मोमेंट ही नेम्स गॉड एंड क्राइस्ट द डेविल बिगिंस टू रेंड हिज हार्ट। और वो भगवान का नाम लेना चाहता है, क्राइस्ट का नाम लेना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो ये नाम लेता है डेविल्स उसके सामने आ जाते हैं, उसके दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं, उसे डराने की कोशिश करते हैं। सो गाइस कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ एज़ यूजुअल नॉर्मल चलता है और रात के 12 बजे डेविल्स आ जाते हैं, मेफिस्टोफिलिस आता है और फोस्टस की सोल को वो ले जाते हैं हेल में। सो गाइस देन कोरस एंटर्स एंड रेफर्स टू द ट्रेजिक डेथ ऑफ द मैन who was a great scholar once but he practiced more than the heavenly power permit। तो गाइस उसके बाद स्टेज पर कोरस आती है और वो फोस्टस की ट्रेजिक डेथ के बारे में हमें बताती है। ट्रेजिक डेथ क्यों है गाइस? क्योंकि ये ट्रेजिडी है, ये ट्रेजिक नावल है कि जो फोस्टस है वो इनिशियली इतना बड़ा ग्रेट स्कॉलर था, लेकिन उसने उन चीज़ों को कोशिश की करने की जो हेवनली पावर परमिट ही नहीं करती हैं, और इसीलिए ये उसका ट्रेजिक फेट, उसकी ट्रेजिक डेथ बनकर आई। सो गाइस इस तरीके से जो ये प्ले है ख़त्म हो जाता है कि डेविल्स फोस्टस की सोल को ले जाते हैं। सो गाइज नाउ विल डिस्कस अबाउट दी थीम्स ऑफ दिस प्ले। तो गाइज थीम्स डिस्कस कर लेते हैं। और गाइज अगर आप लोग चाहते हैं कि हम डॉक्टर फोस्टस को अच्छा डिटेल से डिस्कस करें, क्वेश्चंस आंसर्स इसके डिस्कस करें, या कोई और चीज़ आप चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें किस बारे में डिस्कस करना चाहिए। दे दूँगी फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज सबसे पहली जो थीम है इसकी है सिन। Contrary to the will of God, contract with Lucifer and disobeys God। सो गाइस देखो सिन क्या है? पाप। कि जो फोस्टस है वो गॉड को रिनाउंस कर देता है, भगवान को नकार देता है और ल्यूसीफर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। मेफिस्टोफिलिस डेविल को बुलाता है, भगवान को ना मानकर डेविल को मानना स्टार्ट कर देता है, मैजिक बुक्स पढ़ता है, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना बंद कर देता है और गॉड को डिसऑबे करता है। हेल में जाने के सारे काम कर दिए उसने यहाँ पर। इसीलिए जो सिन है वो इस प्ले की एक मेन इंपॉर्टेंट थीम है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम पूरा थीम्स को भी डिटेल में डिस्कस करें तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी पूरा डिटेल में तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। एंड गाइस सेकंड थीम है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिडीवियल एंड द रिनेसांस वैल्यूज़। सो गाइस देखो मिडीवियल टाइम था ना, उसमें गॉड को सेंटर में प्लेस किया गया था कि मतलब भगवान ही सब कुछ है, भगवान को मेन माना गया था, भगवान को सेंटर में रखा जाता था। लेकिन एनलाइटनमेंट के बाद जब ये रिनेसांस वैल्यूज़ आई, ये एम्फसाइज करती हैं ऑन एन इंडिविजुअल। देखो जो मिडीवियल वैल्यूज़ थी वो गॉड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, गॉड को सेंटर में प्लेस करती थी, जबकि रिनेसांस वैल्यूज़ जो है वो एक इंडिविजुअल पर ज़्यादा एम्फेसाइज करती हैं। और वो हमने यहाँ पर देखा भी कि जो गुड एंजल है वो फोस्टस को बार बार समझाती है कि गॉड के साथ ही रहो, गॉड को ही अपना सेंटर रखो, और जबकि जो एविल एंजल है वो उसको हेल की तरफ ले जाती है। और फोस्टस की यहाँ पर रिनेसांस वैल्यूज़ दिखाई गई है कि उसने गॉड को नकार कर इंडिविजुअल चीज़ पर फोकस किया, अपने आप पर फोकस किया। देन फेट वर्सेस फ्री विल। सो गाइस देखो फेट जो किस्मत डिसाइडेड है और जो विल है वो हम जो करना चाहते हैं वो। फोस्टस चूजेस हिज ओन पाथ। फोस्टस ने अपना पाथ खुद चुना कि वो डेविल्स के साथ गया। डील्स विद ल्यूसीफर व्हेन ही वांट्स टू रिपेंट, इट्स टू लेट। सो गाइस देखो फोस्टस की ये विल थी कि वो डेविल्स के साथ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ल्यूसीफर के साथ। सो फेट भी कब तक साथ देगा? जब उसने विल ही अपनी ऐसी बना लिया कि वैसे काम कर रहा है, और उसके बाद जब वो रिपेंट करना चाहता है तो टाइम बहुत आगे आ जाता है, वो रिपेंट करना पॉसिबल ही नहीं होता है उस टाइम पर। देन नॉलेज एंड पावर। सो गाइज देखो फोस्टस जो है वो हाईली एजुकेटेड होता है बट फेड अप विद द लिमिटेड पावर्स। उसके पास नॉलेज बहुत है लेकिन वो लिमिटेड पावर्स नहीं, अनलिमिटेड पावर्स चाहता था। तो गाइज ये तो हो गई थीम्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट द सिंबल्स विच इज़ द लास्ट टॉपिक। सो गाइज देखो सिंबल मतलब किस चीज़ से सिंबलाइज किया गया है, किन किन चीज़ों को ऐसे दिखाया गया है कि वो किसी चीज़ को सिंबलाइज कर रही है। तो सबसे पहले आता है गुड एंजल एंड द एविल एंजल। गुड एंजल सिंबलाइज करती है गॉड को और फोस्टस को इनकरेज करती है कि तुम ये साइन मत करो कॉन्ट्रैक्ट डेविल्स के साथ। और जबकि जो एविल एंजल्स है वो बोलती है कि मैजिक बुक्स पढ़ो और पावर्स के बारे में सोचो, जबकि गुड एंजल्स उसे बोलती है स्क्रिप्चर्स पढ़ो, गॉड के बारे में सोचो। सो इस तरीके से जो गुड एंजल है वो गॉड के बारे में सोचने के लिए बोलती है, गॉड को और अच्छी चीज़ों को सिंबलाइज करती है, जबकि जो एविल एंजल है वो डेविल्स को सिंबलाइज करती है यहाँ पर। देन ब्लड। सो गाइस देखो फोस्टस जो है कॉन्ट्रैक्ट पूरा अपने ब्लड में लिखता है, अपने ब्लड में साइन करता है और उसका ब्लड इवन कंजील भी हो जाता है। तो ये भी इस प्ले का एक मेन सिंबल है। देन 7 डेडली सिंस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है। ल्यूसीफर एंटरटेन फोस्टस बाय कॉलिंग अप देम, उनको बुलाता है ल्यूसीफर 7 डेडली सिंस को, हमने डिस्कस किया था अभी। सो गाइस इस तरीके से जो ये प्ले है डॉक्टर फोस्टस, ये यहीं पर एंड हो जाता है।
सो गाइज आई होप आप लोगों को ये प्ले डॉक्टर फोस्टर सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं एक एक चीज़ को अच्छे से समझा पाऊँ। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, बिकॉज इसको बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा और आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट भी की थी इसको बनाने की। सो अगर आप लोगों को कोई डाउट है देन यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट माई इंस्टाग्राम एंड इधर ऑन माई फेसबुक पेज। मैं दोनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइस आप लोग मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर ले। आपकी कोई भी क्वेरी है या आप चाहते हैं किसी और नॉवल के बारे में हम डिस्कस करें तो वो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर सजेस्ट कर सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आप सब्सक्राइब करते हैं मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे और वीडियोज़ बनानी चाहिए। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई नॉवल के साथ। सो थैंक यू।